नमस्कार और अगस्त साप्ताहिक समाचार में आपका स्वागत है। इस हफ्ते राज्य, देश, दुनिया की तमाम बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। सबसे पहले बड़ी खबर क्या है, एक नजर देख लेते हैं। ओडिशा के ब्रह्मपुर में बीजेपी नेता और वकील पितबासा पंडा के हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भाजपा नेता के हत्या में बीजेड नेता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पूर्व विधायक तथा गंजाम बीजेडी सभापति विक्रम पंडा को गिरफ्तार किया है। पंडा के साथ कुल 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें पूर्व मेयर शिवशंकर दास उर्फ पिंटू, बीजेडी कॉर्पोरेटर मलय बिशोई और सहयोगी मदन दलाई शामिल हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि हत्या के लिए 50 लाख रुपए की डील हुई थी, जिसमें 2 शार्प शूटर चिंटू प्रधान और जगी राउत को 10 लाख रुपए एडवांस दिए गए। माना जा रहा है कि विक्रम पंडा और पिंटू दास ही पूरे साजिश के मास्टरमाइंड थे। ब्रह्मपुर एसपी सर्वनन विवेक के मुताबिक विक्रम ने अपने सहयोगियों के जरिए शार्प शूटरों चिंटू प्रधान और कुरुपति भुइयां से संपर्क साधा। घटना के दौरान चिंटू प्रधान गाड़ी चला रहा था, जबकि कुरुपति भुइयां ने फायरिंग की थी। ओडिशा की नुआपड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नुआपड़ा उपचुनाव में उम्मीदवारों के पर्चों की जांच पूरी हो गई है। कुल 19 पर्चों में से 14 पर्चे मान्य पाए गए, जबकि 5 पर्चे खारिज कर दिए गए। बुधवार को उपजिलाधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नुआपड़ा उपचुनाव के पर्चों की आधिकारिक जांच संपन्न हुई। जांच में भाजपा के जय ढोलकिया, बीजेडी की स्नेहागिनी चूरिया और कांग्रेस के घासीराम मांझी के पर्चे मान्य पाए गए। साथ ही समाजवादी पार्टी के रमाकांत हाथी, बहुजन मुक्ति पार्टी से हेमंत तांडी और उड़ीसा जनता दल के सुखदर दंड सेना सहित 8 स्वतंत्र उम्मीदवारों के पर्चे भी सुरक्षित रहे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के राजाराम साहू, राष्ट्रीय परिवर्तन दल के सीताराम बेहरा और 3 स्वतंत्र उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए। पर्चा जांच के दौरान निर्वाचन सामान्य पर्यवेक्षक प्रकाश बिंदु और रिटर्निंग ऑफिसर सुमित सोरेन उपस्थित थे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर रही। मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। ओडिशा के नुआपड़ा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार घासीराम मांझी के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि मांझी ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है। नुआपड़ा कांग्रेस प्रत्याशी घासीराम मांझी पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दल का कहना है कि मांझी ने अपने नामांकन पत्र में उन 2 आपराधिक मामलों का जिक्र नहीं किया जो उनके खिलाफ नुआपड़ा थाने में दर्ज हैं। बीजेपी ने ये शिकायत राज्य चुनाव आयोग को सौंपी है और मांग की है कि मांझी का नामांकन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 क के तहत रद्द किया जाए। बताया जा रहा है कि इन दोनों मामलों की सुनवाई फिलहाल एसडीजेएम कोर्ट में चल रही है। वहीं नुआपड़ा उपचुनाव के लिए 14 पर्चे मान्य पाए गए, जबकि 5 पर्चे खारिज कर दिए गए हैं, जिनमें मुख्य तौर पर बीजेपी, बीजेडी, कांग्रेस शामिल हैं। ओडिशा में पुलिस सब इंस्पेक्टर नियुक्ति परीक्षा मामले में अब सेंट्रल जांच ब्यूरो सीबीआई तफ्तीश करेगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ये फैसला भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में लिया है। इस मामले में संदेह है कि ये दुराचार कई राज्यों में फैला हुआ है और इंटर स्टेट अपराधी संगठन भी इससे जुड़े हो सकते हैं। इससे पहले सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा की गई जांच में पता चला है कि ये घोटाला आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों तक फैल सकता है। 123 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया है कि भविष्य में पुलिस और अन्य पोशाकधारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना पर विचार किया जाएगा। ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड की इस परीक्षा के मामले में पहले से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिनमें कथित मास्टरमाइंड और तकनीकी कंपनी के मालिक शामिल हैं। ओडिशा में वेदांत का बड़ा निवेश, जिससे 2 नए एल्यूमिनियम पार्क का निर्माण होगा। ओडिशा में औद्योगिक विकास को नई उमंग मिलेगी। वेदांत ग्रुप अगले कुछ दिनों में राज्य में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके तहत 2 नए एल्यूमिनियम पार्क और एक आधुनिक फेरो अलॉय प्लांट स्थापित किए जाएंगे। झारसुगुड़ा के पास एक नया एल्यूमिनियम पार्क और दूसरी जगह राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर दूसरा पार्क स्थापित होगा। इन दोनों पार्कों में उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमिनियम अलॉय का उत्पादन होगा, जो एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होगा। इस निवेश से ओडिशा में 1 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही डाउनस्ट्रीम उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और एमएसएमई सेक्टर को भी लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री की विकसित भारत योजना के तहत इस निवेश को पूरी तरह प्रोत्साहित करेगी। ये निवेश ओडिशा को ग्लोबल औद्योगिक हब बनाने और 2036 तक $500 बिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में मदद करेगा। गरीबों के सपनों का घर अब होगा हकीकत। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि सरकार हर निम्न आय वर्ग परिवार को सुरक्षित और स्थायी घर देने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत्योदय गृह योजना के तहत राज्य में बनेगा 5 लाख घरों का नया भविष्य, जिस पर खर्च होंगे 7,550 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने रविवार को 471 ग्राम पंचायत कार्यालयों की आधारशिला रखी और 48,693 लाभार्थियों को पहली किश्त के तौर पर 40,000 रुपए जारी किए। जो लाभार्थी 4 महीने में घर पूरा करेंगे उन्हें मिलेंगे 20,000 रुपए बोनस और जो 6 महीने में पूरा करेंगे उन्हें 10,000 रुपए का प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, गरीब चाहे कोई भी हो, अब सबके सिर पर होगा अपना घर। इस्कॉन और गजपति महाराजा के बीच रथ यात्रा को लेकर फिर टकराव तेज हो गई है। इस्कॉन की चिट्ठी के जवाब में गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने जताया है कड़ा असंतोष। गजपति ने साफ कहा है कि यह दिवस पर रथ यात्रा स्वीकार्य नहीं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मायापुर स्थित इस्कॉन गवर्निंग बॉडी के प्रमुख गोवर्धन दास ने हाल ही में गजपति महाराजा को पत्र लिखते हुए कहा था कि इस्कॉन स्नान यात्रा तो तिथि अनुसार मनाएगा, लेकिन रथ यात्रा तय तिथि पर नहीं मना सकेगा। इस जवाब से नाराज गजपति महाराज ने लिखा कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से 9 दिन के भीतर ही रथ यात्रा आयोजित हो सकती है। इसके अलावा किसी अन्य दिन रथ यात्रा पूर्णतः अस्वीकार्य है। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा कि रथ यात्रा की परंपरा को तोड़ना श्री जगन्नाथ संस्कृति और सनातन धर्म की खुली अवहेलना है। गजपति ने कहा है कि जगन्नाथ परंपरा केवल इस्कॉन की नहीं बल्कि पूरे जगत की आस्था से जुड़ी है। इस पूरे विवाद पर गोवर्धन मठ के जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी इस्कॉन के रथ यात्रा आयोजन का कड़ा विरोध जताया है। ओडिशा में मौसम वैज्ञानिकों ने 2 कम दबाव के क्षेत्रों की चेतावनी दी है। राज्यवासियों को आगामी दिनों में बारिश और तूफान की संभावना को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। दक्षिण पश्चिमी मौसमी हवा की विदाई के बाद भी ओडिशा में बारिश की संभावना बनी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण बंगाल की खाड़ी में 26 तारीख को एक और कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जबकि 29 या 30 तारीख को तीसरे कम दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में बने कम दबाव का क्षेत्र ज्यादा सघन नहीं है, इसलिए फिलहाल तूफान की संभावना नहीं है। हालांकि दक्षिण ओडिशा के जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। पहले कम दबाव का प्रभाव हल्का रहेगा, लेकिन दूसरे कम दबाव का असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है। भारी बारिश और तूफान की संभावनाओं के बीच जिलाधिकारियों को सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं। ओडिशा के कटक में 5 नवंबर से शुरू होने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा मुक्त आकाश वाणिज्यिक महाकुंभ कटक बाली यात्रा उत्सव। लक्ष्य है कि लाखों लोग और पर्यटक महानदी के किनारे इस ऐतिहासिक उत्सव का आनंद लें। प्रशासन ने बाली यात्रा के आयोजन को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य सुरक्षा व्यवस्था के तहत ग्रीन कॉरिडोर, अधिक प्रवेश और प्रस्थान मार्ग और आपातकालीन यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। पहली बार इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के साथ मदर चाइल्ड केयर यूनिट की सुविधा भी मेले में मौजूद होगी। इसके अलावा प्रशासन ने 16 पार्किंग स्थल, वॉच टावर, सीसीटीवी निगरानी और 24 घंटे कंट्रोल रूम जैसी व्यवस्थाओं पर फोकस किया है। साथ ही सेलिब्रिटी बोट क्लब और अन्य आकर्षक कार्यक्रम मेले को और रोचक बनाएंगे। दीपों के पर्व दीपावली पर देश भर से शुभकामनाओं की बौछार रही। ओडिशा में भी दीपावली का पर्व मनाया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित कई नेताओं ने दीपावली की हार्दिक बधाई दी। इसी शुभ अवसर पर पुरी में धार्मिक आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट हजारों श्रद्धालुओं ने बड़बड़ुआ डाका और पया श्राद्ध जैसे पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न किए, जो अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की एक प्राचीन परंपरा है। भक्तों ने दीप जलाकर, पवित्र जल अर्पित कर और विशेष पूजा के साथ अपने पूर्वजों के प्रति आस्था और कृतज्ञता व्यक्त की। मंदिर परिसर में पूरे दिन धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल रहा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। इस चरण में 122 विधानसभा सीटों पर कुल 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, साथ ही अब प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है।
बीजेपी, राजद, जदयू और जनसुराज जैसी प्रमुख पार्टियों के नेता मैदान में उतरकर वोटरों को लुभाने में जुट गए हैं। शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में दो चुनावी रैलियां रहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राज्य भ्रमण पर रहे। वहीं विपक्षी महागठबंधन ने आखिरकार अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी को बनाया गया है। कांग्रेस दल से इस पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है। भाजपा ने 14 अक्टूबर को पहली सूची में 71 उम्मीदवारों की घोषणा की और बाद में 18 अन्य नामों के साथ आखिरकार 101 उम्मीदवार तय कर लिए। जदयू एनडीए गठबंधन के अंतर्गत सीट साझा फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें भाजपा 101 सीटों पर और जदयू भी 101 सीटों पर भाग ले रही है। कांग्रेस तथा महागठबंधन अन्य दलों ने अभी तक सभी पदों के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया है। वे इस मंदिर में दर्शन करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति ने मंदिर की सभी पारंपरिक मर्यादाओं का पालन करते हुए पूजा अर्चना की और भगवान अयप्पा से आशीर्वाद लिया। कई धार्मिक संगठनों ने इसे परंपरा से जुड़ा विषय बताया, तो वहीं महिला संगठनों और सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति के साहसिक कदम की सराहना हो रही है। कई यूजर्स ने एक्स पर लिखा, अब टूटी परंपरा की दीवार, खुला आस्था का द्वार। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी तस्वीरों में स्पष्ट है कि उन्होंने पारंपरिक विधि से भगवान अयप्पा की पूजा की। विज्ञापन जगत के दिग्गज और अब की बार मोदी सरकार जैसे चर्चित नारे के निर्माता एड गुरु पीयूष पांडे का निधन हो गया है। 2023 से उन्होंने विज्ञापन की दुनिया में सक्रिय भूमिका छोड़ दी थी। उन्होंने मिले सुर मेरा तुम्हारा, एशियन पेंट्स, हर खुशी में रंग लाए, कैडबरी कुछ खास है, फेविकॉल और हज जैसे यादगार कैंपेन तैयार किए। प्रसिद्ध लेखक और कॉलमनिस्ट सुहेल सेठ ने एक्स पर शोक जताते हुए लिखा, भारत ने एक महान विज्ञापन हस्ती ही नहीं बल्कि एक सच्चे देशभक्त और सच्चे सज्जन को खो दिया है। अब जन्नत में भी गूंजेगा मिले सुर मेरा तुम्हारा। पीयूष पांडे ने भारतीय विज्ञापन उद्योग को नई पहचान दी। 1955 में जयपुर में जन्मे पांडे 9 भाई बहनों में एक थे, जिनमें उनकी बहन ईला अरुण एक जानी मानी गायिका और अभिनेत्री हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब बस में अचानक आग लग गई और यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की है। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग ने जल्द राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बस को पूरी तरह काबू में लाने में घंटों लग गए। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या ने एक बार फिर दुनिया को रोशनी से नहला दिया। सरयू नदी के तट पर 26 लाख से अधिक दीपकों से जगमगाते दृश्य ने नया इतिहास रच दिया। अधिकारियों के अनुसार राम की पैड़ी और 56 घाटों पर कुल 26 लाख से ज्यादा दिए एक साथ जलाए गए। साथ ही 2128 श्रद्धालुओं ने सामूहिक आरती कर एक और विश्व रिकॉर्ड कायम किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीम ने ड्रोन तकनीक के जरिए दियों की गिनती की पुष्टि करते हुए इसे विश्व रिकॉर्ड घोषित किया। शाम 5 से 8 बजे तक चले इस भव्य आयोजन में महाआरती, लाइट एंड साउंड शो और शानदार आतिशबाजी ने माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दीपोत्सव का नेतृत्व लिया। लगभग 33,000 स्वयंसेवक, जिनमें स्थानीय कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल थे, ने दीप जलाने में हिस्सा लिया, जिससे पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस हफ्ते मलेशिया में होने वाले 47वें एशियन समिट में व्यक्तिगत रूप से नहीं जाएंगे और वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे। मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि वे एशियन इंडिया समिट वर्चुअली अटेंड करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। एशियन समिट 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में आयोजित होगा और इसमें कई वैश्विक नेता शामिल होंगे।
जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उपस्थित होंगे। इस समिट में मोदी और ट्रंप के बीच आमने सामने बैठक की संभावनाएं थी। हालांकि अब ये बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। एशियन इंडिया समिट में वर्चुअल भागीदारी के बावजूद भारत के रणनीतिक और व्यापारिक भागीदारी जारी रहेगी। अफगानिस्तान ने भारत के इंडस वाटर कदम की तरह पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी पर रोक लगाने का फैसला किया है। तालिबान सरकार ने ये कदम उठाया है, जिसके तहत अफगानिस्तान की नदियों से पाकिस्तान में जाने वाले पानी को सीमित किया जाएगा। ये कदम उस समय आया है जब भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी की आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि अफगानिस्तान का ये कदम पड़ोसी देशों के बीच पानी के मुद्दे को और जटिल बना सकता है। पाकिस्तान ने अभी तक इस फैसले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अफगानिस्तान का ये निर्णय पड़ोसी देशों के बीच कूटनैतिक तनाव की संभावनाओं को पैदा कर सकता है। महिलाओं के क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की शतकीय पारियों की बदौलत 49 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 340 का विशाल स्कोर बनाया। बारिश की वजह से भारतीय टीम का लक्ष्य न्यूजीलैंड के लिए 325 रन 44 ओवर में तय किया गया। भारतीय गेंदबाजों ने फिर मैदान पर कमाल करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को काबू में रखा और 53 रनों से जीत हासिल की। ये जीत भारतीय टीम को विमेन वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचाने में निर्णायक साबित हुई। टीम इंडिया ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए अपने फैंस का दिल जीत लिया है। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एडिलेड में 17 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में 2 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने इस मैच में रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल की बल्लेबाजी के बावजूद लक्ष्य को रोकने में नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ी कूपर कनोली ने नाबाद 61 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। भारतीय गेंदबाजी और फील्डिंग में हुई चूक के कारण ऑस्ट्रेलिया ने 265 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की। भारतीय फैंस ने टीम चयन और कोचिंग पर सवाल उठाए। भारत अब तीसरे और आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की तलाश में रहेगा, जबकि आगामी T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम भिड़ेगी। तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत की कबड्डी टीमों ने इतिहास रच दिया। लड़कों और लड़कियों दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। बहरीन में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारतीय लड़कों की टीम ने फाइनल में ईरान को 35-32 से हराया, जबकि भारतीय लड़कियों की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए ईरान को 75-21 से मात दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी। खासकर ओडिशा के प्रियंका का जिक्र करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लड़कियों की टीम ने ग्रुप स्टेज में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका और ईरान को हराया। वहीं लड़कों की टीम भी बिना किसी हार के ग्रुप स्टेज में गोल्ड अपने नाम किए। इस जीत के साथ भारतीय कबड्डी ने एशियन यूथ गेम्स 2025 में अपनी ताकत दिखाई और युवा खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। हिंदी सिनेमा और टेलीविजन जगत को बड़ा नुकसान। प्रसिद्ध कॉमिक अभिनेता असरानी का निधन हो गया। उन्हें भारत को हंसाने वाले अभिनेता के नाम से जाना जाता था। ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में उनका अभिनय आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। असरानी का 84 वर्ष की आयु में मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने बताया कि वे एक संक्षिप्त बीमारी से जूझ रहे थे। अपने 50 सालों के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें उनकी कॉमिक भूमिकाएं सबसे यादगार रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असरानी को बहुमुखी कलाकार बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण की। कई बॉलीवुड कलाकारों और संगीतकारों ने भी उनके साथ बिताए पलों को याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। असरानी ने अपनी कॉमिक कला और अभिनय से करोड़ों दिलों में हमेशा के लिए जगह बनाई। उनका जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आप देख रहे थे इस सप्ताह की हर वो बड़ी खबर। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ और हफ्ते भर क्या है आपके लिए खास जानेंगे ऑर्गस पर।